कैसे हैं मेरे दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे निंजा की है जो लिटरली इमॉर्टल है और ये मर नहीं सकता। और गांव के लोगों ने इसे मारने के लिए इसका सर कलम करने की कोशिश की, इसे बुल्स से खिंचवाया और खोलते हुए तेल में भी उबाला। यहाँ तक कि इसे आग लगाकर भी जलाने की कोशिश कर दी, पर इस बंदे का बाल तक बाका नहीं हुआ। ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा मरना तो चाहता है, बट सबकॉन्शियसली यह साथ ही साथ नहीं मरना चाहता, क्योंकि यह बंदा अपनी वाइफ को भुला नहीं पाया है। और इसकी मौत की सजा को माफ करने के लिए इसे एक ऑफर दिया जाता है, जिसमें इसे एक आइलैंड पर जाकर एक जादुई अमृत या एलिक्सिर को लाना होगा, जिसे पीकर कोई भी बंदा इमोर्टल हो सकता है। और इसके साथ ही 9 और क्रिमिनल्स को उस आइलैंड पर भेजा जाता है। पर इस आइलैंड पर जॉइंट मॉन्स्टर्स, जानलेवा जहरीले क्रिएचर्स और एक गॉड भी रहता है जो कि उस एलिक्सिर की रक्षा करता है। तो क्या ये बंदा उस एलिक्सिर को ढूंढ पाएगा और क्या अपनी वाइफ से दोबारा कभी मिल पाएगा? चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गाबीमारू नाम के एक निंजा से, जिसे हायर ऑफिसर्स ने मौत की सजा सुनाई है। पर जैसे ही यह एग्जीक्यूशनर इसका गला काटने की कोशिश करता है, तभी इसकी तलवार के 2 हिस्से हो जाते हैं और गाबीमारू को एक खरोच तक नहीं आती। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गाबीमारू अपने मन में सोचता है, यार मैं मर क्यों नहीं रहा? मुझे जिंदगी से अब कोई लगाव नहीं है। मैंने अब तक अनगिनत लोगों को जान से मारा है और मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? अब गाबीमारू का जन्म इवाका कोरे नाम के एक गांव में हुआ था और बचपन से लेकर आज तक इसने सिर्फ असैसिन से टेक्निक्स को ही सीखा है। एक निंजा ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, पर जो भी इसे कंप्लीट कर लेता है वो एक सुपर ह्यूमन जितना ताकतवर बन जाता है। अब सागारी नाम की एक ऑफिसर को जब ये बात के बारे में पता चलता है, तो वो समझ जाती है कि इवाका कोरे नाम के इस विलेज के लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि एक तलवार को अपने हाथों से ही तोड़ सकते हैं। अब अगले दिन यह ऑफिसर्स गाबीमारू को आग में जलाकर मारने का ऑर्डर देते हैं, पर इनकी यह कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है। अब हमें बताया जाता है कि जब गाबीमारू पैदा हुआ था तो गांव के चीफ ने उसके मम्मी पापा को मारकर उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसे एक लीथल निंजा बना दिया था। इसके बाद पैसों के लिए वह लोगों को मारता था और एक दिन इसने गांव को छोड़ने की कोशिश की और एक मिशन के दौरान उसके साथियों ने उसे धोखा दे दिया और ये पकड़ा गया। और गाबीमारू का मानना था कि यह सब कुछ गांव के चीफ का ही प्लान था, क्योंकि किसी को भी गांव के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और गाबीमारू ने गांव के बाहर जाने की कोशिश की थी। अब हम देखते हैं कि अगले दिन ऑफिसर्स भैंसों का इस्तेमाल करते हैं और गाबीमारू को मारने की कोशिश करते हैं। अगर इस टेक्निक का यूज किसी इंसान पर किया जाए तो उसके बीच में से 2 हिस्से हो जाएंगे, पर जब भैंसों को दौड़ाया जाता है तो गाबीमारू जोर लगाकर रस्सी को ही खींच लेता है, जिससे कि यह वाली मेथड भी फेल हो जाती है। अब यह सब कुछ देखकर सागारी कंफ्यूज हो जाती है कि अगर तुम जीना नहीं चाहते हो तो तुम मरते भी क्यों नहीं, और तुम बार बार मरने से खुद को रोक क्यों रहे हो? और तभी वह उससे पूछती है कि तुम अपने गाँव को छोड़ना क्यों चाहते थे? यह बताता है, मैं अपने गाँव में बेस्ट था, चीफ मुझे ही बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। पर मुझे उनकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रख दी थी। वो मुझे किसी माँ की तरह हर चीज समझाने लगी थी, जैसे कि दिन में एक बार प्रार्थना करो और खाने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो और ऐसे ही वगैरह वगैरह। मैं उससे परेशान हो चुका था और उससे तंग आकर मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, पर जाने से पहले ही चीफ ने मुझे एक आखिरी काम करने के लिए कहा। पर यह सब कुछ उनकी एक चाल थी, मुझे पकड़वाने के लिए। और मुझे पता था कि अगर मैं गांव छोड़कर भी भागा तो भी गांव के लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और उस चीफ से पंगा लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब रात के समय एक ऑफिसर सागिरी को वार्निंग देता है कि मेरी बात सुनिए, आप उस आदमी से दूर रहिए। क्या आप जानते हैं कि लोग उसे किस नाम से पुकारते हैं? गाबीमारू द हेलो। उस इंसान में बिल्कुल दया या फीलिंग नाम की चीज नहीं है। और जब भी हम उसे पकड़ रहे थे तो पकड़े जाने के पहले उसने 20 लोगों की जान ली थी। और मैंने यह भी अफवाह सुनी है कि इसने अमर होने के लिए एक अमृत को पिया है। तो जो भी हो, मेरी बात को मानो और उससे दूर रहो। और इस तरफ गाबीमारू भी अपने मन में सोचता है कि मैं जीने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो जिंदगी से कोई लगाव ही नहीं है। चलो ठीक है, बहुत हो चुका, अब मैं कल मर जाऊंगा। और अगले दिन गाबीमारू को गर्म तेल के अंदर उबाला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह बंदा जिंदा बच जाता है। अब यह सब देखकर सागरी यह डिसाइड करती है कि यह खुद अपने हाथों से इसकी जान लेगी, क्योंकि सागरी ऑफिसर्स होने के साथ साथ यामाडा क्लैन की भी एक एग्जीक्यूशनर है और यामाडा क्लैन के मेंबर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन तलवारबाज हैं, जो कि किसी भी क्रिमिनल को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। अब सागरी के हाथ में तलवार को देखकर गाबीमारू को ऐसा रियलाइज होता है कि उसका गला कट चुका है और समझ जाता है कि यह लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब गाबीमारू डर के मारी अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और पलक झपकते ही देखता है कि सागरी की तलवार उसके गले के पास आ चुकी है। अब गाबीमारू जल्दी से उसके हमले को डॉज करता है, लेकिन फिर भी उसके गले पर एक छोटा सा कट लग जाता है। अब सागरी को तलवारबाजी में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसे समझ में आ जाता है कि किसके अंदर जीने की इच्छा बची है और किसमें नहीं। और उसके हिसाब से इसे ऐसा लगता है कि गाबीमारू अभी भी जीना चाहता है और यह मरना नहीं चाहता, क्योंकि सच्चाई ये थी कि गाबीमारू अपनी बीवी से अभी तक बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसे भूला नहीं है।
और उसके पास वापस लौटना चाहता है, पर गाबीमारू यह सब मानने से इनकार कर देता है। उसके हिसाब से वो अब भी गाबीमारू द हेलो है, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। बाद में हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां गाबीमारू की बीवी उसे गले से लगाकर कहती है, गाबीमारू तुम बहुत अच्छे हो और दिल के साफ हो, और तुमने मुझ जैसी एक बदसूरत लड़की को अपनाया। मैं सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मेरी यह बात सुनकर मेरे पापा ने गर्म रॉड से मेरा चेहरा बिगाड़ दिया और मेरे चेहरे को जला दिया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे साथ तुम हो गाबीमारू। लेकिन गाबीमारू यह सब कुछ भूलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। अब गाबीमारू अपनी बीवी के साथ शांति से जीना चाहता था, और गाबीमारू ने यह बात चीफ को बताई कि आज से वो कोई भी निंजा वाला काम नहीं करेगा और शांति से उसकी बेटी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगा। पर चीफ को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और चीफ ने गाबीमारू को ऑफिसर्स के हवाले कर दिया और उसकी बीवी को उससे अलग कर दिया, ताकि इन दोनों का सपना कभी पूरा ना हो सके। और तभी सागरी गाबीमारू को एग्जीक्यूशन से बचा लेती है और उसे एक ऑफर देती है, और इसके लिए इसे गवर्नमेंट का एक काम करना होगा। अगर गाबीमारू ने इस काम को पूरा कर दिया तो इसकी सजा माफ कर दी जाएगी, एंड इसके साथ साथ उसको शोगन की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, जिससे कि कोई भी इसको और इसकी बीवी को परेशान नहीं करेगा। और इसका मिशन है कि शिनसेंक्यो जाकर एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेकर आना, और यह एक ऐसी जगह है जिसे लोग जन्नत भी कहते हैं। यह जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन इससे पहले कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। और अगर कोई चीज लौटती है तो वो होती है उनकी लाश, जिसके अंदर से बहुत सारे फूल उगे हुए होते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें पूरी तरीके से यकीन हो गया कि एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है, और उसे हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि एक क्रिमिनल्स के ग्रुप को उस आइलैंड पर भेजा जाएगा, और जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ के साथ उस आइलैंड से वापस लौट कर आएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। और हम देखते हैं कि गाबीमारू की बीवी इवाका पूरे गांव में उसके आने का इंतजार कर रही होती है। अब इतने सालों बाद भी इसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, और अगर गाबीमारू को अपनी बीवी के साथ मिलने का सपना पूरा करना है तो उसे इस मिशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। एंड यह मोटा ऑफिसर गाबीमारू को जान से मारना चाहता है और उसे छोड़ने से मना करता है, पर गाबीमारू अभी भी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, और इनसे छुटकारा पाने के लिए इन सभी पर हमला करके इन सभी को हरा देता है। इसके बाद हम सागरी के बैक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर एक दिन सागरी के पापा, जो कि एक एग्जीक्यूशनर होते हैं, उनको एक स्टोरी टेलर को एक कहानी सुनाते हुए जान से मारने का ऑर्डर दिया जाता है, और सागरी के पापा उस इंसान का गला इतनी आसानी से काट देते हैं कि स्टोरी टेलर को पता भी नहीं चलता कि कब उसका गला कट चुका है। अब सागरी यह सब कुछ देखती है और सोचती है कि वो भी अपने पापा की तरह ही एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बनेगी, और कुछ सालों बाद सागरी एक स्किल्ड एग्जीक्यूशनर भी बन जाती है और उसे एक क्रिमिनल को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन उसका गला काटने के बाद सागरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और तभी उसे उस क्रिमिनल की लाश अपने शरीर से लिपटी हुई नजर आती है। अब ऑफिसर्स को इसका काम बहुत पसंद आया, लेकिन आइजर नाम का एक एग्जीक्यूशनर सागरी से कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी में डर और संदेह साफ साफ नजर आ रहा था, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो इन्हें एक दर्दनाक मौत दोगी। और सागरी हर बार गला काटने से पहले घबरा जाती है, जिसके बाद आइजर उसे अपनी तलवार को देखने के लिए कहता है, और जब सागरी अपनी तलवार को देखती है उसे अपराधियों की सोल नजर आती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उसे घूर रही होती है। अब सागरी को समझ में नहीं आता कि वो अपने इस डर को दूर कैसे कर सकती है और अपने पापा की तरह एक महान एग्जीक्यूशनर कैसे बन सकती है। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां विलेज का शोगन, उसके समुराई और सभी के सभी एग्जीक्यूशनर्स और क्रिमिनल्स को हम एक साथ देखते हैं, और सागरी भी यहीं पर होती है और एक किताब में पढ़ती है कि किस किस क्रिमिनल ने कौन कौन से खून किए हैं। इसके बाद शोगन का एक समुराई क्रिमिनल्स को बोलता है, तो अब तुम सभी में से जो भी पैराडाइज आइलैंड जाएगा और उस जादुई अमृत को लेकर आएगा, उस अपराधी की जान बख्श दी जाएगी। और यह सुनकर सभी क्रिमिनल्स, जो पहले चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि इन्हें बांध कर रखा होता है, अचानक से शांत हो जाते हैं, और एक क्रिमिनल हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तब मैं दोबारा से लोगों को जान से मार सकूंगा, तो अब आएगा असली मजा। इस क्रिमिनल का नाम है मातागुरो, और यह आदमी मजे के लिए औरतों और बच्चों की जान लेता है। अब इसके बाद यूजिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो गाबीमारू से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे र्यूमर सुने हैं, तुम गाबीमारू द हॉलो हो ना, बट तुम दिखने में तो कितने छोटे और कमजोर लगते हो, तुमने मुझे निराश किया। अब सागरी गाबीमारू को देखकर सोचती है, क्या गाबीमारू दूसरे क्रिमिनल्स की तरह है, और इस चीज का पता लगाने के लिए वो अपनी तलवार में गाबीमारू के रिफ्लेक्शन को देखती है, और कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखती है, जिसे देखकर यह समझ जाती है कि यह बाकी क्रिमिनल जैसा नहीं है, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद शोगन के समुराई क्रिमिनल्स को खुद के चेहरे पर से कपड़ा हटाने के लिए कहते हैं, और इन्हें एक जिंदा लाश दिखाते हैं जिसके शरीर में से फूल निकले होते हैं, और 50 लोगों के ग्रुप में से यह एक लौता इंसान था जो कि पैराडाइज आइलैंड से वापस लौटा था। लेकिन अगले दिन इसके शरीर में से बहुत सारे पौधे निकलना शुरू हो गए, एंड हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उस आइलैंड पर क्या हुआ था, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहाँ पर अमृत जरूर है। और यह देखकर सभी क्रिमिनल्स डर जाते हैं और
उस आइलैंड पर जाने से मना करते हैं। तभी यह कहता है कि तुम सभी चुप हो जाओ और बेवकूफो, तुम सभी को मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शोगन तुम सभी को पैराडाइज आइलैंड भेज रहे हैं और तुम सभी को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस पाने के लिए एक मौका मिल रहा है। और तभी एक छोटा बच्चा बोलता है, पर आपको तो खुद उस जगह के बारे में नहीं पता, और अगर वहाँ पर अमृत नहीं मिला तो क्या हमें खाली हाथ लौटने की परमिशन है? यह बोलता है कि यह तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इसमें हिस्सा लेना है तो लो, और अगर नहीं तो मर जाओ। और तभी एक क्रिमिनल खड़ा होकर बोलता है कि मैं उस आइलैंड पर नहीं जाना चाहता, और वह यहाँ से जाने लगता है। पर एक एग्जीक्यूशनर अपनी तलवार निकालकर इसका गला काट देता है और सारे क्रिमिनल्स को बोलता है कि उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद हर एक कैदी के साथ एक एग्जीक्यूशनर होगा, और आइलैंड पर पहुंचने के बाद तुम सभी के सभी लोगों के पास एक एक एग्जीक्यूशनर होगा। अगर किसी ने भी भागने की या फिर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो एग्जीक्यूशनर उसका गला काटने में ज्यादा सा भी संकोच नहीं करेगा, और बिना अपने एग्जीक्यूशनर के साथ तुम वापस नहीं लौट सकते। और हाँ, एक आखिरी बात, पैराडाइज आइलैंड जाने वाली उस बोट के अंदर इतनी जगह नहीं है, तो तुम्हें अपनी संख्या को कम करना होगा। और यह सुनते ही एक येलो बाल वाला क्रिमिनल एक दूसरे क्रिमिनल का गला घोटकर उसे मार देता है और कहता है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे को जान से मारे? और इसी के साथ ही सभी लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और मौत का यह भयानक मंजर शुरू हो जाता है, और सभी क्रिमिनल्स एक दूसरे का सर फोड़ने लग जाते हैं और तो और इनकी आंखें तक नोच लेते हैं। और यह सब देखकर शोगन बोलता है कि क्या बात है, मैं हमेशा से ऐसी एक फाइट का मजा लेना चाहता था, और आजकल ये सब देखने को कहाँ मिलता है। और वैसे मुझे ये बताओ, इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक अपराधी कौन है? यह बोलता है कि जी सर, जिनके भी नाम पर रेड सील लगाई गई है उन सभी क्रिमिनल्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और सबसे पहले है आजाद चौबे, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में ही बेरहम लुटेरों का लीडर बन गया था। और यह तामिया एक ऐसा लेजेंड तलवारबाज है जिसे ब्लड ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। और अगली है यूजरिहा, जो कि एक ऐसी निंजा है जिसने लेके सभी के सभी लोगों को अकेले ही ठिकाने लगा दिया था। यह है रोकुरोता, जो कि एक ऐसा पहलवान है जिसे ना कोई तलवार मार सकती है और ना ही कोई भाला। सबसे आखिर में आता है सबसे बेरहम एसएस गाबीमारू द हॉलो। पर हम देखते हैं कि गाबीमारू अपनी जगह से हिला तक नहीं है। आइजन सागरी को बोलता है कि पैराडाइज आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, तुम एक एग्जीक्यूशनर बनने के लायक नहीं हो। और आखिरकार एक औरत को तलवार क्यों ही चलानी है? तुम्हारा काम है घर को संभालना, ना कि युद्ध लड़ना। इसके बाद हमें सागरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर अपराधियों का गला काटना, लाश की मदद से दवाइयां बनाना या फिर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना। यामादा क्लैन में जो भी जन्म लेता है उसका सामना मरी हुई लाशों से ही होता है, फिर चाहे आप एक लड़की हो या फिर एक लड़का। यहाँ पर औरतें और पड़ोसियों के बच्चे सागरी पर पत्थर फेंकते हैं और उसे खूनी असैसिन की बेटी बुलाते थे। एंड इतनी ज्यादा बेइज्जती सहन करने के बावजूद भी वह अपने फादर को एडमायर करती थी और एक एग्जीक्यूशनर ही बनना चाहती थी। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और कुछ क्रिमिनल्स भागने का प्लान बनाते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि सागरी गुस्से में आकर एक ही बार में उन सभी का गला काट देती है, और डर और संदेह की वजह से उसके मन का बोझ और भी ज्यादा भारी हो जाता है। गाबीमारू उस शोगन से बोलता है कि क्या मारकाट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यह फालतू का खून खराबा पसंद नहीं है। अभी यह भड़क जाता है और यह कहता है कि सुनो मेरी बात, जो भी इस गाबीमारू द हॉलो को मारेगा उसे पैराडाइज आइलैंड जाने का मौका दिया जाएगा। यह सुनकर एक क्रिमिनल पत्थर उठा लेता है और कहता है कि मैं मारूंगा इसे, और अगर तुझे लड़ना नहीं है तो चुपचाप हमारे हाथों से मारा जा। ऐसा कहकर ये क्रिमिनल गाबीमारू को पत्थर मारने की कोशिश करता है। गाबीमारू कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे फालतू का खून खराबा पसंद नहीं है, लेकिन अगर खुद को बचाने के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा तो मैं ऐसा करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। यह कहकर गाबीमारू उस क्रिमिनल को अपने हाथों से ही काट देता है। गाबीमारू उन सभी क्रिमिनल्स को इतना ज्यादा दर्दनाक मौत देता है कि यामादा क्लैन के एग्जीक्यूशनर, समुराई और यहाँ तक कि शोगन भी इसे देखकर हैरान हो जाता है। इन सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब गाबीमारू के इस बेरहम किलिंग के तरीके को देखकर सागिरी समझ चुकी थी कि उसे लोगों को मारने की ताकत नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मारकर जो गिल्ट महसूस होता है उसे सहन करने की शक्ति चाहिए। एंड इस मौत के खेल के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बचते हैं। गाबीमारू सभी को मार देता है और यह सभी 10 के 10 मेंबर्स यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूशनर्स के साथ आइलैंड पर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन जर्नी करने के बाद सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम गाबीमारू के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे निंजास एक साथ विलेज के चीफ पर हमला कर रहे थे। वो उन पर तीर, भाले, यहाँ तक कि निंजा ब्लेड से भी हमला करते हैं, लेकिन अंदरूनी हिस्से के बाहर आने के बावजूद भी ये किसी डीमन की तरह हंस रहा होता है। और ऐसा कहा जाता है ये गांव के चीफ कुछ साल पहले आइलैंड पर गए थे, जहां पर उन्होंने अमर बनने के लिए एक खास तरह का अमृत या एलिक्सर पिया था। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और गाबीमारू उस आइलैंड पर पहुंच चुका है और बोट से निकलकर सागरी को बताता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ आइलैंड पर इतनी ज्यादा हरियाली और इतने सारे फूल देखकर कोई भी कह सकता था कि यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन उस आदमी के साथ जो हुआ था उसके बाद गाबीमारू और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और अपनी रस्सी खोलकर सागरी से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सावधान रहना। यह कहती है कि गाबीमारू, तुमने अपनी रस्सी को क्यों खोल दिया, चुपचाप इसे वापस पहन लो। यह कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि यह जगह कितनी खतरनाक है?
ऊपर से हमें सिर्फ 3 दिन का खाना और ये बकवास सी ड्राइंग दी है। और ऑफिसर्स को तो यह भी नहीं पता कि एलिक्सर ऑफ लाइफ कैसा दिखता है। अगर ये अब इसके गले पर तलवार रख देती है, कहती है अपने हाथों को वापस बांधो, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक एग्जीक्यूशनर हूँ, ना कि तुम्हारी कोई दोस्त, समझे। और गाबीमारू इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी के पास वापस जो लौटना था। तभी हम देखते हैं कि ट्विस्टेड क्यो नाम का एक क्रिमिनल गाबीमारू पर हमला कर देता है, पर गाबीमारू को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आती और यह उस क्रिमिनल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि यह तो चीटिंग है, उसके हाथ तो खुले हुए हैं। और ये सुनकर केशो नाम का एक एग्जीक्यूशनर बोलता है कि अरे यार, तुम दोनों तो छोटे बच्चों जैसे लड़ रहे हो, बट बहस करने की बजाय क्यों ना तुम लोग साथ मिलकर काम करो। और सागरी, तुम्हारी इसी ईमानदारी की वजह से तुम्हारी रैंक सबसे कम है। अब दूसरी तरफ ट्विस्टेड क्यो गाबीमारू से बोलता है कि तुम बहुत समय से मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मेरे हथियारों का स्वाद चखो, तुम्हारे खून से नहाकर मेरे हथियारों की चमक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कहता है अरे तुम थोड़े से सनकी हो क्या, अगर लड़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। ये कहता है इसीलिए तो मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुम सभी को मारकर आराम से उस अमृत को ढूंढ लोगे। कहता है तुम लोग को जो भी करना हो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये तेजी से गाबीमारू की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। गाबीमारू जैसे ही उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, अगर ये फिर से इसे हाथ बांधने के लिए कहती है, कहता है कि यह लड़की पागल वागल है क्या। अब ट्विस्टेड क्योन गाबीमारू पर हमला कर देता है एंड ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि देखने में ऐसा लगता है कि गाबीमारू की हालत खराब हो चुकी होगी, पर यह तो अपना टाइम लेकर अपनी रस्सी को बांध रहा था। अब इसको यह देखकर अपनी इंसल्ट फील होती है और एक भाले से गाबीमारू पर हमला कर देता है। बट अब खेलने का समय पूरा हो चुका था। गाबीमारू इस बंदे को इतनी बुरी तरीके से मारता है और ऐसी हालत करता है कि भाई देखकर ही रूह कांप जाए। ट्विस्टेड क्योन की हार के बाद उसका एग्जीक्यूशनर उसका गला काट देता है और वापस घर जाने लग जाता है। गाबीमारू उसके एग्जीक्यूशनर से पूछता है कि तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते क्या। यह कहता है कि हम दोनों ना ही दुश्मन हैं ना ही दोस्त, और अपराधी के मरने के बाद मुझे उसे मारकर बस उसका गला वापस से लेकर जाना है, तो चलो मैं चलता हूँ, तुम लोग भी आ जाना। बट एक काम की बात सुन लो, इस आइलैंड पर 50 लोग से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, तो लौटते समय अपना ख्याल रखना। यह कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। यह कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके हाथ बांधकर सुरक्षित हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत मानता हूँ क्योंकि मुझे इस मुसीबत से जल्द ही छुटकारा मिल गया। और मैंने यहाँ पर आते समय बहुत सारी चीजें पहले ही देख ली थी। कुछ लोग तो इस बोट पर चढ़ते समय ही अपना कंपटीशन खत्म करने में लग गए थे, कुछ लोग टीम अप करने में, एंड इन क्रिमिनल्स ने आज तक सोसाइटी के एक भी रूल्स को फॉलो नहीं किया। इन्होंने दूसरों की कोई परवाह नहीं करी अपने आप को बचाने के लिए, और दुश्मनों को मारने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो तुम जो इतने रूल्स को फॉलो करते हो उसका यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। इस मिशन का एक ही मकसद है, उस अमृत को हासिल करना, और समुराई और शोगन भी यही चाहते हैं कि हम इस मिशन को पूरा करें, फिर चाहे उसके लिए हमें कानून को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, क्या बोलती हो। दोनों मिलकर इसे मारते हैं। जैसे ही किशो अपनी तलवार को निकालने वाला होता है, गाबीमारू ऑलरेडी इसके पास पहुंच जाता है। यह कहता है कि मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे बस अपनी बीवी के पास जाना है और बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब गाबीमारू को गुस्से में देखकर किशो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, पर जाने से पहले इन दोनों को सावधान करता है क्योंकि कुछ ही घंटों में चीजें पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब हम देखते हैं कि बीच पर रोकोरुता आइजन पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसे खाने लग जाता है, और यह व्हाइट बालों वाला एग्जीक्यूशनर भी इस लड़की का गला काट देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। और बोट के ऊपर आजा चौबे इस बुड्ढे के हाथ को फाड़कर उसके सर को पूरी तरीके से कुचल देता है, और इस तरफ यूजरिहा भी अपने पार्टनर को धोखा दे देती है और उसे मार डालती है। किशो इन दोनों से बोलता है कि सभी क्रिमिनल्स के मरने के बाद शोगन मिशन को पूरा करने के लिए इवागाकुरे गांव के निंजास को भेजेंगे। यह सुनते ही गाबीमारू परेशान हो जाता है एंड यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। अगर आपको पसंद आएगी तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी ले आऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर दूसरे ट्रेंडिंग एनिमेस पर भी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।